हिमालय के उस पार है एक मरुभूमि, आकाश में बहुत ठंड है। हाँ जी, तापमान यहाँ 35 डिग्री प्लस से 35 डिग्री माइनस तक जाती है। और यहाँ की संस्कृति, वेशभूषा, भाषा अलग है, भिन्न है। यहाँ के लोग छोटी सी अल्पसंख्यक जाति के हैं और इस कारण से एक बड़े से देश में समस्याएं भी बहुत आती हैं हमें, भाषा की, क्लाइमेट की, हर 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 लिहाज से। और खासकर समस्याएं आती हैं बच्चों को शिक्षा में, क्योंकि विद्यालयों में जो पढ़ाया जाता है, जिस भाषा में पढ़ाया जाता है, वो हमारी भाषा से, हमारे वास्तविकताओं से बहुत दूर होती हैं। तो जब मैं अपनी इंजीनियरिंग कर रहा था तो मैंने शिक्षा की स्थिति को समझा। मेरा पाला पड़ा। पाला कैसे पड़ा? किन्हीं कारणवश मुझे अपनी इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का खर्चा खुद उठाना पड़ा और उसके लिए मुझे बच्चों को पढ़ाकर, कोचिंग देकर ये करना पड़ा। और करते करते मेरे शिक्षा का खर्चा तो निकला, मगर इसने मेरे जीवन को बदल डाला। मुझे पता चला कि कितने अच्छे होनहार बच्चे फेल हो जाते हैं। उन दिनों 95% बच्चे फेल हो रहे थे 10वीं कक्षा में, जो कि एक पासपोर्ट है आगे के जीवन के लिए। और अधिकतर विद्यालयों में 0%, 0% रिजल्ट्स आ रहे थे। और मैं समझ गया कि ये तो बच्चों का दोष हो नहीं सकता, फेल बच्चे नहीं हो रही हैं, बल्कि हमारी शिक्षा प्रणाली फेल हो रही है। तो मैंने ठान लिया कि इस देश को या लद्दाख को एक और मैकेनिकल इंजीनियर की जरूरत नहीं है, बल्कि जरूरत है इस शिक्षा प्रणाली में सुधार लाने की। तो इंजीनियरिंग खत्म करके मैं वापस लद्दाख गया और अपने हम ख्याल साथियों के साथ एक नया अभियान शुरू करने लगा, जिसे सेकमोल या स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख कहा जाता है। और सरकारी स्कूलों में सरकार से मिलकर गांव-गांव में हमने एक अभियान छेड़ा, जिस अभियान का नाम, क्योंकि ये सरकार के साथ और लोगों के साथ था और हमारी संस्था का 3 पक्षीय अभियान, तो इसे हमने अलग नाम से ऑपरेशन न्यू होप, अभियान नई आशा की, इस नाम से चलाया। और विद्यालयों में देखते ही देखते परिवर्तन आने लगा। और आप देखेंगे जो प्रतिशत 5 पर अटका हुआ था, 7 सालों में बढ़ता हुआ 55 तक पहुंचा और फिर धीरे धीरे 75% तक पहुंचा। अच्छी बात है 75% के लिए, मगर जो 25% अभी भी नाकाम घोषित किए जा रहे हैं, वो नाकाम नहीं हैं और हम उन्हें छोड़ना नहीं चाहते थे। तो उनके लिए हमने एक विशेष विद्यालय बनाया, जो कि सिंधु नदी के तट पर इस मरुभूमि में है, जैसा आप देख रहे हैं। ये विद्यालय कुछ अलग सा है, अजीब सा है। पहली बात तो ये दुनिया से अलग जंगल में मंगल सा है। यहाँ पर बिजली का कोई कनेक्शन नहीं है, हर चीज सूर्य के ऊर्जा से होती है, बिजली, गर्मी और जितनी भी जरूरतें ऊर्जा की हैं सूर्य ऊर्जा से, और भवन सारे मिट्टी से बने हैं। और इस विद्यालय की विशेषता ये भी है कि जहां हम एडमिशन क्राइटेरियाज में डिस्टिंक्शन और परसेंटेज रखते हैं देश भर में, दुनिया भर में, इस विद्यालय में क्राइटेरिया है कि आप फेल हुए हों। अगर आप पास हुए हों तो आपको वेटिंग लिस्ट में रखा जा सकता है, देखा जा सकता है। तो यहाँ पर अलग तरीके से पढ़ाया भी जाता है। अगर वो हमारे तरीके से नहीं सीखते तो उस तरीके से सिखाओ जिस तरीके से वो सीखते हैं।
इस विद्यालय को बच्चे एक छोटे से देश की तरह चलाते हैं और जी कर सीखते हैं अनुभव से। मिसाल के तौर पर एक छोटी सी सरकार बनाते हैं जो हर 2 महीने में बदलती है, एक नेता चुना जाता है और फिर बाकी विभाग सौंपे जाते हैं और बच्चों को, तो कोई खाद्य पदार्थ का विभाग, कोई बिजली और ऊर्जा का विभाग बच्चे संभालते हैं और फिर वो 2 महीने के लिए अपने लक्ष्य रखते हैं और उस पर कार्यान्वयन करते हैं और फिर उसकी रिपोर्टिंग करते हैं और इस तरह से वो जिन्हें हम कहते हैं लाइफ स्किल्स सीखते हैं, जिसकी जीवन में जरूरत हो और जिनको हम किताबों से पढ़ के नहीं सीख सकते हैं, जी कर सीख सकते हैं। विज्ञान की बातें हों तो मान लीजिए जर्म थ्योरी या कीटाणुओं के बारे में अगर विषय हो तो उसे जीवन में प्रयोग करके, जैसे जैम बना के खाने को लंबी समय के लिए रखने के तरकीबें करके सीखते हैं और जो जैम वो बनाते हैं एप्रिकॉट से, खुबानी से, उसको बेचते हुए वो अर्थशास्त्र सीखते हैं और उसके लाभ से जब बच्चे भारत के दर्शन के लिए जाते हैं तो वो ज्योग्राफी सीखते हैं। और उसी तरह इस स्कूल में एक छोटे से देश की तरह इसकी अपनी एक न्यूज़पेपर पत्रिका है, कैंपस टाइम्स, उसी तरह कैंपस रेडियो है, यहाँ तक कि अपना एक टाइम जोन भी है। तो इन सब को जैसा जीवन में वो पाएंगे आगे, उसको जीकर वो जीवन सीखते हैं। इनोवेशंस, नए नए आविष्कार यहाँ के जीवन का एक हिस्सा है जिसमें बच्चे भाग लेते हैं और आविष्कार यहाँ पर कुछ विषयों के इर्द गिर्द घूमते हैं, जैसे पृथ्वी, सूर्य, हिम और अग्नि। तो पृथ्वी यानी मिट्टी से ये पूरा विद्यालय बना हुआ है और मिट्टी के घर, जिसको विज्ञान का प्रयोग करते हुए फिर सूर्य के ऊर्जा से गरमाया जाता है और फिर ये साधारण सी सूर्य ऊर्जा की तकनीक से ये भवन लद्दाख के -15 से 20 के सर्दियों में भी +15 से 20 में रहती हैं, बिना किसी और ऊर्जा के। सूर्य ऊर्जा का प्रयोग हर चीज में होता है, लगभग पूरी ऊर्जा सूर्य से, चाहे खाना बनाने की बात हो, सर्दियों में सब्जियां उगाने की बात हो, प्रकाशित करने की बात हो भवन को, या फिर बिजली, पानी गर्म करना, नदी से पानी ऊपर उठाने की बात हो, यहाँ तक कि यहाँ के गाय भी सूर्य ऊर्जा से गर्म किए गए गोठों में रहती हैं। अब बर्फ की बात करते हैं। बर्फ काम की चीज भी है और मजे की चीज भी है। पहले मजे की चीज कहें, इस विद्यालय ने एक ऐसा तकनीक विकास किया जिससे कि आप कहीं भी एक आइस हॉकी रिंक बना सकते हैं। उससे पहले आइस हॉकी रिंक्स तालाबों में दूर दूर हुआ करते थे और जिसके कारण से सिर्फ मर्द ही उसमें हिस्सा ले पाते थे, पुरुष ही, और महिलाएं ले नहीं पाती थी। तो इस विद्यालय में, विद्यालय के बाहर परिसर में ही ये रिंक बनाकर हमने महिलाओं की, लड़कियों के आइस हॉकी का प्रोत्साहन दिया और फिर नेशनल लेवल चैंपियंस एक टीम बनी। और खुशी की बात आपको बताऊं कि इस साल 2016 में पहली बार भारत की महिलाओं की आइस हॉकी टीम एशिया चैलेंज कप खेलने ताइवान गई। अभी जीते नहीं, मगर हमारा लक्ष्य है कि 5 साल के अंदर ये कप जीतें और 10 साल के अंदर भारत की टीम एशिया की महिलाओं की आइस हॉकी की चैंपियन बने। काम की बात करते हैं बर्फ की, तो हिमालय के विभिन्न क्षेत्रों में आज एक त्राही त्राही सी मची है कि पानी की कमी हो रही है, ग्लेशियर्स, बर्फ पिघल रहे हैं, विश्व का तापमान बढ़ रहा है। तो हमारे इस विद्यालय में हमने अपने बच्चों के साथ एक आविष्कार पे काम किया, एक नए ऐसे तरीके से जिससे कि
पानी को सर्दियों में जब उसका प्रयोग ना हो जमा दिया जाए और फिर गर्मियों में या बाहर में उसको प्रयोग किया जाए जब वो पिघले। बहुत ही साधारण सी तकनीक है। पहाड़ों में ढलान होता है, साधारण सी पाइप लें और उसमें से पानी अगर चलाएं तो नीचे आते आते पाइप में इतनी प्रेशर बनेगी कि वो एक फव्वारे के रूप में फूटने लगेगा। और फव्वारे से जब पानी -20 या -30 की हवा में फूटे तो पानी अपना लेटेंट हीट खोकर नीचे गिरते जमने लगेगी और एक कोन का आकार ले लेगी। और कोन वो आकार है जिसका क्षेत्रफल सबसे कम और परिमाण सबसे ज्यादा, अधिकतर। लो सरफेस एरिया, हाई वॉल्यूम, और इस कारण से वो पिघलता नहीं। और जब सब बर्फ पिघल जाएं तो ये आइस स्तूपा जून जुलाई तक धीरे धीरे पिघलती रहती है और अपना पानी किसानों को देती रहती है। ये जो पहला पायलट आइस स्तूपा बना था, इसकी ऊंचाई 64 फीट थी, जो कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जो आइस स्ट्रक्चर का है उससे ऊपर थी, मगर हमने रजिस्टर नहीं किया क्योंकि हमारा सपना है इसे 100 फुट से ऊंचा करें। और इस पानी को प्रयोग करते हुए 5000 पेड़ लगाए गए। अब एक और इसका इस्तेमाल, इसका प्रयोग, आपने सुना होगा केदारनाथ में कितना बड़ा हादसा हुआ, दुर्घटना घटी। ऐसे बहुत सारे दुर्घटनाएं हिमालय में घटने वाली हैं क्योंकि ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं और बड़े बड़े झील बन रहे हैं। और ये जब झील फूट जाते हैं तो ऐसे बाढ़ आती है। मगर फिर साधारण सी विज्ञान को प्रयोग करते हुए इसका सॉल्यूशन भी निकाला जा सकता है। सिक्किम में एक ऐसा झील है जिसको कि एक खतरे की घंटी या एक बम घोषित किया गया है। और पिछले महीने सिक्किम सरकार के न्योता पर हमारे ये विद्यालय की एक टीम वहां गई और बहुत ही साधारण सी विज्ञान को प्रयोग करते हुए इसको खतरे को टाला गया या टाला जा रहा है। ये बिल्कुल नई बात है, हाल ही की। तो इसमें एक साधारण सी विज्ञान है, साइफन टेक्निक। साइफन वो प्रक्रिया है जिसको हम आप जानते हैं कारों से पेट्रोल चुराने के लिए। पाइप से निकाल कर नीचे रख दो तो निकलने लगता है। दुनिया भर के लोग इस तरह से इसको जानते हैं। इसी तकनीक को प्रयोग करते हुए हम ले गए करीब 500 मीटर के बड़े बड़े पाइप याक पर लाद कर सिक्किम के उस झील पर, जो कि 17,000 फुट के ऊंचाई पर है, 4 दिन पैदल याक के साथ जाते हुए, और वहां पर ये साइफन का प्रक्रिया चलाया गया जिससे कि पानी निकल रहा है 150 लीटर प्रति सेकंड के दर से। ये पहला भाग है, आगे और इस पे विकास होगी। तो इस तरह से जैसा साइफन आप पेट्रोल के लिए जानते हैं, यहाँ झील से पानी निकालने के लिए काम में लाया जा रहा है। अब आप देखेंगे यहाँ पर पाइप में से बहुत पानी आ रही है, तो आपको याद आना चाहिए कि आइस स्तूपा में भी पाइप था और पानी था। तो इससे एक और नई संभावना खुल जाती है, और वो क्या है? इन झीलों में, जो कि सैकड़ों के तादाद में बनती जा रहे हैं हिमालयों में, जो कि बहुत खतरनाक हो सकती हैं, इन झीलों में अगर हम ऐसे ही पाइप्स लगाएं और खतरे को टालें, मगर खतरे को टालें ही नहीं, उसका प्रयोग करें, इस्तेमाल करें, तो क्या कर सकते हैं? जैसे ही पाइप से, साइफन से पानी आता है, उसको एक आइस स्तूपा से जोड़ दीजिए। नीचे आइस स्तूपा 10, 20, 50 बनाएं, और बनते बनते ये सब जुड़कर एक बर्फ की ऐसी ऊंची चादर बनेगी जो कि गर्मियों में पिघल ही ना पाए और सर्दियों में फिर बढ़ने लगे। यानी कि ग्लेशियर का निर्माण कृत्रिम रूप में, आर्टिफिशियल ग्लेशियर्स, हिमालय में नए ग्लेशियर्स बनने लगेंगे, जो कि पिछले आइस एज 10,000 साल पहले के बाद से कभी नहीं हुई हैं। हम इसे फिर शुरू कर पाएंगे। तो ये हमारा अगला लक्ष्य है।
इस पे हमने प्रयोग करना शुरू किया है लद्दाख के ऊंचे पहाड़ों में। आपने देखा कि ये सारे जो भी समाधान है समस्याओं के, इनमें हाई स्कूल के विज्ञान से ज्यादा कुछ नहीं है। और हाँ, आप भी कर सकते हैं, ये स्कूल कर रहा है तो आप क्यों ना करें। तो ये जो आइस स्तूपा आर्टिफिशियल ग्लेशियर्स आपने देखा, अब ये अगले ही हफ्ते में, बल्कि इस टॉक के बाद, हम इसे स्विट्जरलैंड ले जा रहे हैं। स्विट्जरलैंड में वहाँ की स्थानीय सरकार ने न्योता दिया है कि ये आइस स्तूपा की टेक्नोलॉजी उनको दी जाए और वहाँ पे भी आइस स्तूपा आर्टिफिशियल ग्लेशियर्स बनाए जाएं। तो ये शायद पहली बार होगी कि एक भारतीय टेक्नोलॉजी विदेश में जा रही हो, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर टुवर्ड्स द वेस्ट। तो मैं कुछ लद्दाख के जाने माने हस्तियों से आपको परिचय कराना चाहूंगा, युवा सितारे। ये हैं त्सेवांग रिगजिन, जो कि 27 साल की उम्र में पत्रकार बने और फिर लद्दाख के शिक्षा मंत्री बने। और ये है तंजिन, जो आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जाने माने फिल्म मेकर बन चुके हैं और इनको पुरस्कार फ्रांस में, भारत में, कनाडा में मिलते रहे हैं। और थिनलेस छोरोल, जो एक युवती हैं, उद्यमी, एंटरप्रेन्योर, जिनकी चर्चा अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में हो रही है और एक ने उन्हें पर्सन ऑफ द ईयर भी घोषित किया है। आप सोच सकते हैं इनमें क्या समानता है कि ये बड़े घराने के अमीर और बड़े विद्यालयों के छात्र होंगे? जी नहीं। इनकी समानता है कि ये फेल हुए थे, बुरी तरह फेल हुए थे, मगर इनमें कोई कमी नहीं थी। और ये कि ये सेक्मुल वैकल्पिक विद्यालय में आकर पढ़े और वहां से उन्होंने अपनी जिंदगी फिर शुरू की। तो सवाल ये उठता है, अगर आपके फेलियर्स ये कर सकते हैं तो फिर और क्या कर सकते हैं? सोचिए। ये कल्पना पर है कि क्या क्या हासिल किया जा सकता है। क्यों ना फिर ऐसे एक यूनिवर्सिटी हो तो कितना ही हासिल किया जा सकता है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। इस वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें।